तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में हमने बात करी हेट्रोजीनियस। ये दो टाइप के होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस जो हैं, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जिसमें होमोजीनियस में दोनों तरफ डेटाबेस या जितने भी उसकी साइट्स हैं सब जगह डेटाबेस सेम रहता है, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट रहता है। ये हमने बात करी, एडवांटेजेस की बात करी, डिसएडवांटेजेस की बात करी। आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ पर जो डेटा है वो नंबर ऑफ नोड बहुत ज़्यादा है, डेटा भी बहुत सारा आएगा, और उस केस में उस डेटा की अवेलेबिलिटी सबके लिए देना, और हर समय जो भी अपडेट हो रहा है डेटाबेस पे वो सब कंप्यूटर में अपडेट हो, सबको अपडेटेड डेटाबेस दिखे, एक्सेस जब भी वो करें तो उन्हें अपडेटेड डेटाबेस दिखे। इस सबको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज की भी कई सारी स्कीम्स बनाएंगी कि कैसे इसको हम मेंटेन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर। आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो देयर आर बेसिक टू अप्रोचेस for storing the relations in the database. One is the data duplication and second is the data replication. So data replication की हम बात करते हैं पहले, है ना। यहाँ पर data replication ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो data replication क्या होता है? Replications means storing copies of a relation at each site. आप कोई किसी बड़े नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पर क्या है, आप देखें जैसे रेलवे की हमने बात करी थी, रेलवे इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 16 जोन्स, और उसके डिवीज़न्स के अंदर भी फिर फर्दर उन्होंने साइट्स प्रिपेयर की हुई हैं। तो हर डिवीज़न में जो भी रिजर्वेशंस हो रहे हैं या जो भी उनमें डाटा आ रहा है वो उसकी हर कॉपी में रेप्लिकेट होता है। आप देखेंगे कि आप किसी भी जगह के लिए कहीं से भी कहीं का भी रिजर्वेशन आप करा सकते हैं। आप अजमेर से, है ना, हैदराबाद टू मैंने चेन्नई टू बेंगलोर भी आप रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको वही डेटा दिखेगा जो उस जगह बैठा व्यक्ति करा रहा है ना, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अब एक ही कॉपी पर अगर इतना डेटा होगा तो लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उस लोड को मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम डिले बढ़ जाएगा। तो उसको डिले नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि डिले होने से डेटा डेटा पर होने वाले ऑपरेशंस में गैप आ सकता है, और हो सकता है कि एक जगह पर डेटा जो दिख रहा था, मान लीजिए आपने यहाँ से देखी कि एक सीट बची है और आपने उसकी बुकिंग करी, उसी समय पर उस कॉपी पर बैठे, वहाँ पर बैठे व्यक्ति ने भी कॉपी में एक डेटा सीट बुक करी, तो दोनों की सीट बुक हो जाए अगर डिले होगा तो दोनों को प्लस रिस्पॉन्स सक्सेस दिख जाए, लेकिन जबकि सीट एक ही थी तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, है ना। उस चीज़ को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हो उसके लिए हमने यहाँ पर जो किया हुआ है कि मल्टी लेयर इसमें बैकबोन होती है, और कि आप जिस लेयर पर काम करके उसमें अपडेट कर रहे हो उसके साथ ही साथ वो एक और जो है लेयर पे उसमें अपडेशन हो रहा है सारी कॉपीज़ के अंदर। हर समय एक भी चेंज अगर उसके अंदर होता है तो वो सारी कॉपीज़ में होगा, है ना, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर इतनी स्पीड में होगा कि अगला सेकंड होने से पूरा पहले वो चेंज सारी कॉपियों में होकर के सबको दिखेगा। तो रेप्लिकेशन, उसको हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं। रेप्लिकेशन मीन्स रेप्लिकेटेड कॉपीज, मेंटेनिंग रेप्लिकेटेड कॉपीज। डेटा रेप्लिकेशन मीन्स स्टोरिंग कॉपीज ऑफ रिलेशन एट ईच साइट। जितनी भी उन्होंने साइट मेंटेन कर रखी हैं उन साइट को केवल बनाना पर्पस नहीं था, उस साइट पे जो डेटा है उसको भी हर वक्त अपडेटेड फॉर्म में रखना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रेप्लिकेशन मीन्स स्टोरिंग कॉपीज ऑफ रिलेशन एट ईच साइट। The system maintenance. The system maintains several identical replicas. Replicas means copies of the relation, and stores each replica at a different site. जितनी साइट है उतनी रेप्लिका है, उतनी रेप्लिका पर आपको हर समय हर डे अपडेट को वहाँ पर सब में मेंटेन करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। सो रेप्लिकेटेड डेटा मीन्स दैट कॉपीज ऑफ द सेम डेटा मेंटेन्ड इन मोर देन वन लोकेशंस। एक से ज़्यादा लोकेशंस पर वो जो साइट्स पर आपकी कॉपी है उस कॉपी को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, डेटा उसमें
सब में सेम होना चाहिए। डेटा में बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स टू अवॉइड ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन सिस्टम्स, है ना, एक जगह और दूसरी जगह पर डिफरेंट नहीं हो डेटा, सब जगह सेम डेटा मिलेगा आपको हर समय, है ना। ये यहाँ बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। और साथ में हम कॉन्करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और सब एक साथ उसी कॉपी को एक्सेस कर रहे हैं, तो कॉन्करेंसी, है ना, विद अपडेटेड डेटाबेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड डेटा एट ऑल दी साइट्स, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो रेप्लिकेटेड डेटा इज द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डेटा इज नॉट अपडेट फ्रीक्वेंटली। अगर डेटा आपका फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा है तो आप रेप्लिकेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, रेप्लिकेटेड डेटा यूज़ करना पड़ेगा। ये एक मेथड है, इंटरनली इसके अंदर बहुत एक्सरसाइज है। आप समझें कि, है ना, हर क्लाइंट को, मिलियंस में क्लाइंट हैं, उन सारे क्लाइंट्स को, चाहे उनकी फिजिकल लोकेशंस कोई भी हैं, उनको सबको एक जैसा डेटा, इतने बड़े कंट्री के अंदर आप समझो जोग्राफिकली इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी नेटवर्क पे अपडेटेड डेटाबेस मिलना एक बहुत बड़ा काम है। आप समझ सकते हैं इंटरनली कितना वर्क है इसके पीछे। यहाँ पर तो हम सिर्फ क्या उसका नाम पढ़ रहे हैं कि रेप्लिकेशन, डेटा रेप्लिकेशन के जरिए ये काम हो रहा है, तो ये है ना। ये मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो इसके बारे में। बुक्स में और डेटा मिल जाएगा, आप उस पर जोड़ सकते हैं रेप्लिकेशन के लिए, और भी जो आपको एडिशनल टेक्स्ट मिल जाए कहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेटा रेप्लिकेशन कैसे यहाँ परफॉर्म होता है। सो डेटा रेप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड हियर इन 3 वेज। पहला है फुली रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस, माने पूरा डेटा, पूरी कॉपी हर साइट पर हर समय अपडेट होगी, बार बार अपडेट होगी। और एक पहला मेथड ये है, सो एवरी डेटा एलिमेंट इज अवेलेबल एट एवरी साइट, दिस इंक्रीजेस डेटा अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, है ना। ये दोनों चीज़ों पर जो है काम बढ़ जाता है। एक तो डेटा अवेलेबिलिटी की, क्योंकि सब जगह सारा डेटा बार बार अपडेट हो रहा है और सारा डेटा हर समय अवेलेबल भी रहना चाहिए। दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि जब सिस्टम में काम होता है तो वहाँ पर फॉल्ट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है देयर इज ए ऑटोमेटिक सिस्टम दैट विल रिकवर फ्रॉम दीज फॉल्ट्स, मीन्स दीज फॉल्ट्स हैंडलिंग इज ऑलरेडी डन, दैट कि अगर कोई एरर आती है ना, हज़ारों तरीके की एरर्स होंगी, वो हज़ारों तरीके के एरर्स के लिए आप हमने बात करी थी कि किसकी एक्सेप्शंस बनाएंगे हम जब PL/SQL कोड हम पढ़ रहे थे। तो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए एक तरीके से आप समझें एक्सेप्शंस हैंडलिंग प्रॉपरली करी गई है, हर तरीके के एक्सेप्शन को ध्यान में रखें कि जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे आपकी लाइट जा सकती है, आपकी तरफ से सबमिट बटन प्रेस हो गया है और डेटा जा रहा है, और जाने आपके यहाँ से बस सबमिट बटन हुआ प्रेस, उसी समय आपकी लाइट कट गई, या नेटवर्क टूट गया, या किसी तरीके से पैकेट लॉस हो गया, है ना, और या पेमेंट का प्रोसेस चल रहा था, पेमेंट हो गई और कंफर्मेशन नहीं आई, उससे पहले प्रॉब्लम हो गई कुछ। तो ऐसे बहुत सारी तरीके की फॉल्ट्स हो सकते हैं जब डेटा पर हम काम करते हैं, तो उन सबको प्रॉपरली हैंडल किया गया है। यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस, हमारा सिस्टम जो है वो कैसा है, फॉल्ट टॉलरेंट है ना, और वो डेटा की अवेलेबिलिटी रहेगी, वो आपको बताएगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो रिवर्ट होगा, है ना, और सक्सेस आ गया, आपको दिख गया है, तभी वो सक्सेस माना जाएगा। मैंने क्लाइंट की मशीन पर सक्सेस आने पर ही उसे सक्सेस माना जाएगा, अदरवाइज वो पूरी साइकिल बैक हो करके और वो ट्रांजेक्शन कैंसिल होगा। सो क्वेरी एग्जीक्यूशन इज़ वेरी हाई as all the queries are executed locally without needing to retrieve data from other sites। ठीक है, मैंने जो भी क्वेरीज हैं वो पहले अपनी लोकली एग्जीक्यूट होती है, मतलब अपनी जो रेप्लिका कॉपी जो है उसकी, जहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्ट था उस पर पहले एग्जीक्यूट होंगे, और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर वो होगा आगे वो जो अपडेटेड डेटाबेस है वो सब जगह करेक्शन होगा या अपडेट होगा, वो एक दूसरा विषय है। आपकी कॉपी में पहले सक्सेस हो गया, मतलब आपकी तरफ से सक्सेस हो गया, आगे सिस्टम का काम है इंटरनली उसको करना, नेटवर्क का काम है। सो व्हेन अपडेट्स आर डन ऑन एन एलिमेंट ऑल द चेंजेस मेड मस्ट बी रेप्लिकेटेड।
When updates are done on an element, all the changes made must be replicated. कोई भी चेंज हुआ है तो वो 100% वो रेप्लिकेटेड कॉपीज में जाएगा आगे टू ऑल दी साइट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, है ना। तभी वो कंप्लीट माना जाएगा जब सारी कॉपीज अपडेट हो जाएंगी, है ना। और वो जो चेंज है इंटीग्रिटी माने कंप्लीटनेस तभी मानी जाएगी, और दूसरा जो भी चेंज हो गया है वो वहाँ मेंटेन रहेगा। वो डिनाई नहीं कर सकते जो भी ऑपरेट कर रहे हैं उस नेटवर्क को कि भाई नहीं हुआ नहीं हुआ, मैंने आपने बुकिंग कर दी आपके पैसे कट गए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं मिले। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई चेंज हुआ है तो या तो वो कम्प्लीटली होगा, हर जगह जहाँ जहाँ भी उसकी रेप्लिकाज हैं उन सब में होगा, और फिर वो चेंज आपको हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरीके से माने रिलायबल सिस्टम बनाने के लिए इट शुड मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी माने वहाँ पर बनी रहेगी वो चीज़, जो भी करेक्शन हुई है, जो भी अपडेट हुई है, जो भी चेंज हुई है, डिलीट हुई है, इंसर्ट हुई है, जो भी हुआ है वो, और दूसरा सारी कॉपीज में होगा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, पूर्ण है ना, सारे पूरे उसके सारे रेप्लिकाज में हुआ है। तो ये एक पहला मेथड है, फुली रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस के फॉर्म में हम डेटा स्टोरेज करें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज के अंदर, ये पहला डेटा रेप्लिकेशन का तरीका है। दूसरा है पार्शियली रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस। इसमें in these type of databases only some of the tables or elements are replicated at some of the site। कुछ चीज़ें कुछ जगहों पर कुछ साइट पर अपडेट होंगी, कुछ चीज़ें कुछ दूसरी साइट पर अपडेट होंगी, कुछ चीज़ें कुछ तीसरी साइट पर अपडेट होंगी, जो भी उसने कर रखा है। तो कहाँ कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और क्या क्या अपडेट होगा और क्या क्या अपडेट नहीं होगा। जैसे कोई एक कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं तो कंपनी की प्राइस है, कंपनी की स्टॉक है, वो सिर्फ कंपनी के पास ही रहती है, और कंपनी अपनी डिफरेंट साइट से सिर्फ ऑर्डर लेती रहती है। वो चीज़ उसको नहीं दिखानी है, फैक्ट्री वालों को दिखेगी, या जो उनका स्टॉक है, स्टॉक देखते हैं, इन्वेंट्री जो है उसके पास रहेगी, बाकी लोगों के पास नहीं रहेगी। बाकी के जो साइट्स हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्डर्स लेंगे दूसरी जगहों से, और उनके जो ऑर्डर की डिलीवरी की पोजीशन है वो बताएंगे, उनका कब तक होगा, और उनकी पेमेंट्स की स्थिति बताएंगे वो होंगे। तो सारी टेबल्स उस केस में अपडेट नहीं होंगी, है ना। उनका अपना रिकॉर्ड है, वो उनकी साइट पर ही रोक करके रखते हैं वो, और जो शेयरेबल है, जो है ना, क्या क्या शेयरेबल है ये कंपनी प्लान कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि सब जगह फुली रेप्लिकेटेड डेटाबेस हो, है ना। और कुछ चीज़ें शेयर करने की होती हैं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं करने की होती हैं। जो शेयर करने की है और वो भी किस किस को शेयर करनी है वो हम प्लान भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 100% रेप्लिकेशन है, हम चाहें तो उसको भी व्यवस्था कर सकते हैं कि कहाँ रेप्लिकेशन होगा और कहाँ रेप्लिकेशन नहीं होगा। सो विच डेटाबेस आर टू रेप्लिकेट डिपेंड्स अपॉन दी यूज़र एनवायरनमेंट और रिक्वायरमेंट और नीड। तो क्या डेटाबेस अपडेट रेप्लिकेट करना है, क्या नहीं करना है, और जो करना है वो किन किन साइट्स पे करना है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की है, यूज़र की है, उसके हिसाब से ये प्लान बनता है। सो दिस टाइप इन्वॉल्व्स बेटर परफॉर्मेंस विदाउट टू मैनी ओवरहेड्स। तो इसमें आप देखेंगे जब सब कुछ कॉपी नहीं करना है, हर चीज़ हर समय अपडेटेड नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ रेलवे वाला केस डिस्कस कर रहे थे, ये दूसरा केस है। तो इस केस में परफॉर्मेंस लोड कम है, वर्कलोड कम है, प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन लोड कम है, तो उस केस में आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी और बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर ओवरहेड्स जो थे वो कम हो जाएंगे। थर्ड है नो रेप्लिकेशन, मतलब इसमें हमने रेप्लिकेशन किया ही नहीं, एक ही कॉपी है और एक ही कॉपी जिनको भी शेयर करनी है वो एक ही कॉपी पे काम कर रहे हैं सब लोग, तो रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। सेंट्रलाइज की तरीके का एनवायरनमेंट हो गया। नो रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि डेटा ही नहीं शेयर कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं पर एक ही कॉपी है, मल्टीपल कॉपीज मेंटेन नहीं करी गई हैं। जो भी चेंज होगा उस एक ही कॉपी में चेंज होगा और सबको वही दिखेगा, है ना। So it is a type of environment where each element is strictly present at one site। केवल और केवल एक ही साइट पर डेटा है। There are no updating overheads। तो जब मल्टीपल कॉपीज नहीं है तो मल्टीपल कॉपीज को अपडेट करने का ओवरहेड भी यहाँ पर नहीं है। बट डेटा अवेलेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई। जब एक ही कॉपी को जब बहुत सारे लोगों के पास आप शेयर करोगे
तो उसका जो कॉन्करेंसी कंट्रोल है उसका अपना एक लेवल होता है कि वो कितने क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है, जो उसकी मशीन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से। तो है ना, कोई मशीन जो है, जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर आप सर्वर बनाते हो तो वो 500 क्लाइंट एक साथ डील कर सकता है मैक्सिमम, जो भी उसकी कैपेसिटी है। उसके बाद मिनी आप लगाते हो 10,000 तक 20,000 तक डील कर लेगा। मेन फ्रेम लगाते हो तो लाखों में डील कर लेगा। और आप अगर सुपर कंप्यूटर लगाते हो तो करोड़ों में वो पैरेलल उसको डील कर सकता है। तो कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, वैसी पूरा सेटअप होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो नोड एप्लीकेशन का मतलब है मल्टीपल कॉपीज मेंटेन नहीं करेगी, केवल और केवल एक ही कॉपी है, उसी एक ही कॉपी को सबको शेयर किया गया है। अब कितना उसका कॉन्करेंसी लेवल है, कितने यूज़र एक साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी और स्पीड जो है दोनों वो डिसाइड होगी। So data transmission requirements are high as no storage at local site। तो है ना, ये थोड़ा सा हाई हो जाएगा क्योंकि लोकल साइट्स पर नहीं। अब यहाँ पर हम इसकी बात करें डेटा स्टोरेज में जो रेप्लिकेशन है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू रेप्लिकेशन। पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी। इफ वन ऑफ द साइट कंटेनिंग रिलेशंस आर फ्री, सेंट्रलाइज की केस की बात करें तो है ना, रेप्लिकेशन नहीं करा, नो रेप्लिकेशन केस है, नीचे वाला सेंट्रल है। नो रेप्लिकेशन है अगर वो साइट जहाँ पर डेटा था फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क गोज डाउन, किसी को कोई डेटा नहीं मिलेगा। अगर पार्शियल है तो जहाँ जहाँ शेयरेबल थी, जिन जिन साइट पर उसने शेयर करी थी उन साइट पर डेटा मिल जाएगा, पूरे नेटवर्क में नहीं मिलेगा। और तीसरा फुली रेप्लिकेशन था तो किसी साइट के फेल होने से डेटा अवेलेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी पहले मान लीजिए 50 साइटें आपने मेंटेन करी थी, 50 में से 10 फेल हो गई, 5 फेल हो गई, तो 45 पे डेटा मेंटेन होने लग जाएगा। वो 5 साइटें ड्रॉप हो गई, जब वो रेडी हो जाएंगी तब उनके ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब है तो डेटा की अवेलेबिलिटी ये तीनों में अलग अलग उसका डिस्कशन है। नो रेप्लिकेशन केस में, पार्शियल रेप्लिकेशन केस में या फिर फुली रेप्लिकेशन के केस में, तीनों में हम इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं केस बता करके, केस समझा करके। नेक्स्ट है इंक्रीज पैरेललिज्म। तो जैसे आप रेप्लिकेशन बढ़ाओ, नो रेप्लिकेशन के केस में पैरेललिज्म नहीं है तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो पैरेलल एग्जीक्यूट करेंगे वो कम होंगे, है ना। हमने कहा कि मान लो 500 क्लाइंट या 5000 क्लाइंट आप एक साथ सर्व कर पा रहे हो, लेकिन आपके क्लाइंट्स 50 लाख हैं तो आपका वो पर काम नहीं होगा। तो आप उस केस में क्या करोगे, है ना, अगर आपको अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो रेप्लिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, साइट्स बढ़ानी पड़ेंगी, लोकल कॉपीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। और जैसे जैसे आप उसका नो रेप्लिकेशन से फुल्ली रेप्लिकेशन की तरफ चलोगे सो पैरेललिज्म बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कॉन्करेंट जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ कॉन्करेंट यूजर्स की संख्या बढ़ेगी, और दिस इंक्रीजेस द पैरेललिज्म। इन द केस वेयर, है ना, इन द केस वेयर द मेजॉरिटी of access to the relation are result in only the reading of the relations, then several sites can process query involving the relations are in parallel. The more replicas of the relation are, greater the chance that the needed data will be found in the site where the transaction is executing. Hence data replication minimizes movement of data between sites, है ना। अगर रेप्लिकेशन आप मिनिमाइज करेंगे तो डेटा रेप्लिकेशन करेंगे तो मूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स को उसकी लोकल साइट पे डेटा मिल जाएगा। तो वो, है ना, कम दूर उस पैकेट को ट्रैवल करना पड़ेगा, चाहे रिक्वेस्ट पैकेट हो चाहे डेटा पैकेट हो, दोनों को कम ट्रैवल करना पड़ेगा। लोकल साइट्स बना देते हैं आप तो, है ना। अगर आप, जैसे हम जोन्स की बात कर रहे थे रेलवे में, अगर 16 जोन हैं और आपने हर जोन के अंदर 10-10 कॉपीज़ मेंटेन करी, 160 कॉपीज़ पे आप काम कर रहे हो, तो जो एक्सेस कर रहा है यूज़र उसको लोकल कॉपी वहीं मिल जाएगी तो उसके ऊपर ही काम कर लेगा। तो नेटवर्क आपका पे पैकेट्स कम होंगे, फास्टर प्रोसेसिंग होगी इस तरीके से, लेकिन आपके ऊपर ओवरहेड पड़ेगा उन सारी रेप्लिका को हर समय अपडेट करने का और मेंटेन करने का, वो बढ़ जाएगा आपका। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज ओवरहेड ऑन अपडेट। अगर आप रेप्लिकास बढ़ाएंगे तो उनको अपडेट करना, मेंटेन करने का ओवरहेड आपका बढ़ेगा। और अगर आप नो रेप्लिका की तरफ जाएंगे फुली रेप्लिकेशन से, तो जैसे जैसे आप कम साइट्स पर डेटा मेंटेन करेंगे आपको ओवरहेड आपका घटता चला जाएगा।
ठीक है. So whenever a relation is updated, the update must be propagated to all the sites containing replicas or copies. The result is it increases the overhead. तो ये एक पॉइंट था पहला, डेटा रेप्लिकेशन. उसके बाद है डेटा फ्रेगमेंटेशन. So data fragmentation means breaking the relation into smaller relations. अब अगर आपकी जो टेबल है या जो आपका रिलेशन है उसका साइज बहुत बड़ा है, और अगर आप पूरी उस टेबल को या उस रिलेशन को मूव करते हो, इट टेक्स टाइम ऑन द नेटवर्क. बट अब आप किसी डिपार्टमेंट को या किसी यूजर को उसके पूरे डेटा पे काम ही नहीं करना है, उसको तो एक छोटे से पोर्शन पे काम करना है ना. तो उसको केवल उसके जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो दे दिए जाए, तो उसको फ्रेगमेंट करके, उसका टुकड़ा करके, जिन फील्ड्स की उसको जरूरत है वो फील्ड दे दिए क्वेरी के जरिए फिल्टर करके, और जिनकी जरूरत नहीं थी वो नहीं दिए. तो डेटा कैसा होगा, कम हो जाएगा. तो डेटा उसके लिए भी इजी होगा उस पर काम करना, क्योंकि अननेसेसरी डेटा को ओवरलोड करने से स्पीड डाउन नहीं होती, प्रोसेसिंग स्पीड डाउन नहीं होती है. कहने का मतलब है, मुझे अगर ये सिर्फ जानना है, मान लो मेरी स्टूडेंट टेबल से कि मेरा रोल नंबर क्या है ना, या मेरी क्लास के लोगों के रोल नंबर क्या है. मैं एक टीचर हूँ, मुझे चाहिए कि मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर और नेम चाहिए खाली, है ना. मांगू मैं इतना सा, लेकिन मुझे दे कितना दिया है, पूरे कॉलेज का, सारे ईयर्स का, सारी क्लासेस का, सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा दे दिया जाए. तो मुझे जब उसमें से वो चीज़ निकालनी होगी तो इट टेक्स टाइम फॉर मी, है ना. तो वो नहीं करके हम उसका क्या करें, केवल एक फ्रेगमेंट दें, जो मुझे चाहिए उतना दे दो. तो क्या होगा, स्पीड मेरे वर्क की बढ़ जाएगी, है ना. तो डेटा फ्रेगमेंटेशन इस चीज़ को ही, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जिसको जो चीज़ चाहिए, जितनी चाहिए उतनी दो, और अननेसेसरी डेटा देना डेटा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से बचाता है आपको. सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स ब्रेकिंग ए रिलेशन इनटू स्मॉलर रिलेशंस और फ्रेगमेंट्स एंड स्टोरिंग द फ्रेगमेंट्स एट डिफरेंट साइट्स. इफ द रिलेशन आर इज फ्रेगमेंटेड, so then R will be divided into a number of fragments. अब कितने फ्रेगमेंट होंगे ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है. मे बी 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, तो कितने हो वो हमने n तक कर दिया, R1 से Rn तक, इस R के ही फ्रेगमेंट्स कर दिए. These fragments contain sufficient information to allow reconstruction of the original relation. अगर इनको यूनियन करेंगे सारे रिलेशन को, तो जाकर के वापस से हम क्या अचीव कर सकते हैं, वही रिलेशन आर जो हमारा था वो हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये इसका वो है कि हम उसके टुकड़े करते हैं, लेकिन जब उसको यूनियन करते हैं तो वापस से ओरिजिनल रिलेशन बन जाता है. सो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर्स बाय फ्रेगमेंटिंग द होल डेटाबेस इनटू सेवरल पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, एंड ईच पीस इज स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट. एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझिए कि हम कॉलेज में एम्प्लॉयज़ का डेटा है ना. हमारे यहाँ रजिस्ट्रार सेक्शन है, उसको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या मेरी वर्किंग जो है उससे मतलब है. डिपार्टमेंट को मेरे वर्क से मतलब है, रजिस्ट्रार को मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मतलब है, लेकिन जो अकाउंट सेक्शन है उसको मेरे सिर्फ फाइनेंशियल जो मेरी सैलरी बनती है उस डेटा से मतलब है. मैं क्या क्लास में पढ़ाता हूँ उससे कोई मतलब नहीं उनको. मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है ना, उससे कोई मतलब नहीं, उसको फाइनेंशियल चीज़ों से मतलब है. तो 3 फ्रेगमेंट यहाँ पर बन गए, तीनों को अलग अलग दें. डेटा को उसके एकेडमिक्स से, पर्सनल सेक्शन या रजिस्ट्रार सेक्शन को उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से एम्प्लॉई की, और तो हम अगर 3 फ्रेगमेंट्स बना करके उनको जिसको जो संबंधित है वही वाली दें, तो उसके पास भी अननेसेसरी डेटा नहीं होगा, उसके लिए भी सिरदर्द नहीं होगा काम करने में, और वो अपने फ्रेगमेंट में अपने रिक्वायर्ड डेटा पे आराम से काम कर सकेगा. सो देयर आर सम रूल्स फॉर डूइंग दिस फ्रेगमेंटेशन. सो वो क्या है वो हम बात करते हैं. तो पहला रूल जो है वो ये है कि इफ़ ए रिलेशन, अगर कोई एक टेबल है ना, मान लीजिए एक रिलेशन R है और टेबल R है, इज डिकम्पोज्ड इनटू फ्रेगमेंट्स R1 R2 से Rn तक बनाए हमने, उसके n फ्रेगमेंट्स बनाए. सो ईच डेटा एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड इन R
मस्ट बी एटलीस्ट वन फ्रैगमेंट, मतलब उसका जो एक फील्ड है वो जो है किसी ना किसी एक फ्रैगमेंट में जरूर होना चाहिए। आर के हमने मान लीजिए 3 टुकड़े कर दिए, R1 R2 R3, तो उसका जो फील्ड एक से ज़्यादा में हो सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट किसी एक फ्रैगमेंट में तो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 3 फ्रैगमेंट करे तो 1-2 फील्ड आपके ड्रॉप ही हो गए, वो है ही नहीं। वो सारे फील्ड किसी न किसी उसमें होने चाहिए, इसलिए एटलीस्ट लिखा है। कम से कम एक फ्रैगमेंट में तो हो, एक से ज़्यादा में हो जाए कोई बात नहीं, जब हम कंबाइन करेंगे तो जो कॉमन है वो एक बार आएगा और बाकी के आ जाएंगे यूनियन करने पर। तो पूरा जो आर डेटाबेस था वापस से हम यूनियन करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस रूल इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन, है ना। ये पॉइंट इसलिए पहला रूल कि कभी भी कोई भी फील्ड जो है उसमें ड्रॉप नहीं हो, इसलिए वो किसी न किसी फ्रेगमेंट में आ जाना चाहिए, है ना। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दिस रूल इज नेसेसरी, ये रूल जरूरी है टू एंश्योर दैट देयर इज नो लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट, it must be possible to define a relational operation that will reconstruct the relation R from the fragments। क्या कहा उसने कि ये पॉसिबल है, डिफाइन अ रिलेशनल ऑपरेशन दैट विल रिकंस्ट्रक्ट द रिलेशन R फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स, कि इन फ्रैगमेंट्स से मिला करके वापस से हम यूनियन करने पर उस जो ओरिजिनल रिलेशन था उसे प्राप्त कर सकें। ये भी यहाँ पर रूल में डाला गया। दिस रूल एंश्योर्स द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर प्रिजर्व, जो फील्ड जिस पर डिपेंडेंट था उससे मिलकर के उसकी वैल्यू बने और वो वापस जो है कंबाइन होकर के प्राप्त करें। तीसरा रूल, इफ ए डाटा आइटम डी आई, डाटा आइटम डी और ith नंबर उसका appears इन द फ्रैगमेंट आर आई, जैसे R1 R2 R3 इसमें है, तो किसी एक में वो एक डेटा आइटम आता है, then it should not appear in any other fragment। तो अगर एक में आ रहा है डेटा आइटम तो वो दूसरे में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, कई बार हो भी सकता है, जैसे हमने कहा यहाँ पर पहले वाले में कि किसी एक में आ जाए कम से कम, एटलीस्ट का, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है, उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन बेटर ये रहता है कि वो अलग अलग बने तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसे 3 रूल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टीशनिंग कर सकते हैं आप, पार्टीशनिंग जो फ्रेगमेंटेशन करना है आपको, वो आप 2 फॉर्म में कर सकते हैं। पहला फॉर्म है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, पहला फॉर्म है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा फॉर्म है इसका हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। सो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल, क्योंकि जब आप वर्टिकल करेंगे, फील्ड्स पे करेंगे, खड़े कॉलम्स तोड़ेंगे आप, तो उसमें हो सकता है कि प्राइमरी की जो है वो मस्ट बी रिपीटेड टू अलाउ रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि प्राइमरी की ही यूनिक आईडी है हर रिकॉर्ड की। तो जब उनको जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, तभी जुड़ेंगे उसी की के माध्यम से सारा डेटा, और उस केस में ही आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन। सो इसमें डेटा जो है प्राइमरी की फील्ड जो है वो बार बार आएगा। तो ये थर्ड रूल जो है वो इसमें से नहीं अप्लाई होता है इस केस पे अगर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो। दूसरा है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा था, आपने जो उसके 3 या 10 फ्रेगमेंटेशन करे, वो कैसे करे, हॉरिजॉन्टल करे, माने स्टेट वाइज ही कर दिया आपने उसको। मान लीजिए कंट्री आपने 28 स्टेट्स हैं अभी, तो आपने क्या करा, पूरे डेटा को 28 स्टेट्स में तोड़ दिया। राजस्थान के राजस्थान में मिलेंगे की कॉपी पे मिलेंगे, स्टेट वाइज आपने उसको तोड़ दिया। तो ये कैसा हो, अच्छा हर जो फ्रेगमेंट होगा उसके अंदर फील्ड्स जो थे वो सारे होंगे, माने कॉलम्स जो थे वो सारे होंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड हैं वो आपने ब्रेक कर दिए स्टेट वाइज। तो एक स्टेट के रिकॉर्ड एक कॉपी में मिलेंगे, दूसरे स्टेट के रिकॉर्ड दूसरी कॉपी में मिलेंगे, तीसरे स्टेट के रिकॉर्ड तीसरी में मिलेंगे, और जब हम कंबाइन करेंगे तो यूनियन जब करेंगे उसका तो भी हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो है ना। सो ए हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, इन हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन डेटा आइटम इज ए टपल, माने पूरा रिकॉर्ड होगा, जहाँ भी होगा जिस भी कॉपी में होगा वो पूरा रिकॉर्ड होगा। फॉर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन डेटा आइटम इज एन एट्रीब्यूट,
जब कॉलमर आउटपुट कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, वर्टिकली काट रहे हैं उसको, तो फील्ड्स, कुछ फील्ड्स स्टेबल में चले जाएंगे, इस फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट में चले जाएंगे, कुछ फील्ड दूसरे फ्रेगमेंट में चले जाएंगे, और उसकी रिकम्बाइन करने के लिए उसको प्राइमरी की का रेप्लिकेट होना जरूरी है। वहाँ पर डुप्लीकेट आएगी, हर कॉपी के अंदर आएगी प्राइमरी की। तो ये दो बातें हैं फ्रेगमेंटेशन में ध्यान रखने की, ठीक है। तो अब हम वापस से उसको डिटेल में बात करते हैं, किसकी, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, in horizontal fragmentation the relations are divided horizontally, that is some tuple often placed in one computer and rest are on other computer, है ना। इसको अगर डिफाइन करके डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ द टोटल टपल इन दैट रिलेशन। उस रिलेशन में जितने भी टपल्स हैं उसका एक सबसेट होता है, दैट इज कॉल्ड ए fragment in horizontal fragmentation. The relation is partitioned into a number of subsets, means R1, R2, Rn। इस तरीके से हमने करे, और ये कैसे करें, हॉरिजॉन्टल करें। Each tuple of a relation R must belong to at least one of the fragment so that the original relation can be constructed। रिलेशनल अलजेब्रा के फॉर्म में बात करें तो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ऑन ए रिलेशन R कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, है ना, ये दिखाया है ना। CI इज ए कंडीशन सेटिस्फाइज दी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। मैंने ये एक फ्रेगमेंट तैयार करा है जिसमें CI एक कंडीशन है, कोई कंडीशन डाल दी, जैसे हमने डाल दिया कि स्टेट इक्वल टू राजस्थान, तो एक फ्रेगमेंट बन गया उससे। तो कोई कंडीशन होगी जिसके ऊपर वो फ्रेगमेंट, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट किया जाएगा। या आपने रोल नंबर बांट रखे हैं, तो 1 से 100 तक एक रोल नंबर में, 101 से 200 तक दूसरे फ्रेगमेंट में, 103 से 300 तक, 201 से 300 तक तीसरे फ्रेगमेंट में। तो इस तरीके से हमने फ्रेगमेंट करा। तो फ्रेगमेंट करने की कंडीशन क्या है वो अलग अलग हो सकती है, पर इसको हॉरिजॉन्टली हम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। पूरा रिकॉर्ड एक ही फ्रेगमेंट में जाएगा, जो सा भी जा रहा है, और दूसरे में दूसरा फ्रेगमेंट होगा, इस तरीके से। और वापस उनको जब कंबाइन करते हैं, यूनियन करके, तो ओरिजिनल रिलेशन उससे हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यही वर्टिकल के अंदर करना है, लेकिन वर्टिकल में हम इसको कॉलमर तोड़ रहे हैं, है ना। सारे रिकॉर्ड होंगे एक कॉलम के अंदर, लेकिन कुछ ही लिमिटेड फील्ड का डेटा होगा। दूसरे फील्ड में प्राइमरी की तो होगी, और आपने मान लीजिए एक टेबल के अंदर 10 कॉलम थे, तो 3 आपने एक में रखे, 4 कॉलम एक में रखे, इंक्लूडिंग प्राइमरी की। मैंने अगर प्राइमरी की को मिला के वहाँ 10 फील्ड थे, 10 कॉलम थे उस टेबल के अंदर, जिसमें प्राइमरी की एक फील्ड हो गया, तो बाकी के हमने 3 फ्रेगमेंट करे, है ना। तो हर फ्रेगमेंट के अंदर कितने कितने हो गए, 4 फील्ड हो गए। एक प्राइमरी की और 3 बचे हुए, एक प्राइमरी की और 3 बचे हुए, एक प्राइमरी की और 3 बचे हुए। इस तरीके से करके आपने 3 फ्रेगमेंट तैयार करे, और जब उनको सीधे आप वापस से नेचुरल ज्वाइन करोगे उनका, है ना, तब वापस से आपका ओरिजिनल रिलेशन R रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके की वर्किंग को हम कहते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। तो ये छोटी कॉपीज़ में हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम मिक्स वर्जन यूज़ करते हैं, किसका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डेटा बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, तो ना आपका हॉरिजॉन्टल काम करता है ना उसमें वर्टिकल काम करता है। द बेस्ट अप्रोच इज द मिक्स्ड अप्रोच, कि उसको पहले हम वर्टिकली भी करते हैं और साथ साथ उसका हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, या हम उसको उल्टा कह लेंगे, हम उसका हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, उसके बाद उसका वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, ताकि लिमिटेड डेटा उसको मिले और एक्सेस फास्ट हो, और फास्ट डिसीजन ले, और वो भी फास्ट काम कर सके उसके ऊपर, और उसको रिस्पॉन्स भी फास्ट मिले। उतने ही डेटा को एक जगह से दूसरी जगह अपडेट करने के लिए कॉपीज में ले जाना पड़े पैकेट को, डाटा फास्ट, अपडेशन कैसा होगा, फास्ट होगा, एक्सेस स्पीड बढ़ जाएगी उस केस में। तो दिस इज दी डेटा फ्रेगमेंटेशन एंड दिस इज डेटा रेप्लिकेशन। ओके, ये 2 आज हमने टॉपिक कवर किए डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर, डेटा रेप्लिकेशन और डेटा